हेलो। आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर एक चतुर्थ श्रेणी की भर्ती निकली हुई है, उसके अंदर कुछ टॉपिक मैथ के दिए गए हैं। उन टॉपिकों से हम सवाल करेंगे। ये टॉपिक वही होंगे जो उसमें दिए गए हैं, जो आपके सिलेबस के अनुसार है। और ऐसे ही सवाल कराए जाएंगे और बिल्कुल एज इट इज़ यही सवाल आपको उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, एज इट इज़ मतलब जो संख्याएं चेंज होंगी, वरना जो टाइप्स हैं वो यही यही रहेंगी। और मैं बताता हूँ आपको, लगभग 4-5 क्लास लूँगा मैं। उसके बाद में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मैथ नहीं पढ़ी है। इनको पढ़ने के बाद में 4-5 दिन के अंतर्गत आपके 99 सॉल्व 95% सॉल्व जो क्वेश्चन है वो इसी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला सवाल हम शुरुआत करते हैं। पहले जो आपके लिए टॉपिक दिया गया वो एलसीएम और एचसीएम से दिया गया है। ठीक है, एलसीएम क्या होता है? लघुत्तम समप्रवर्त्य। और एचसीएफ को बोलते हैं हम मैसे। ठीक है, मैसे एचसीएफ को बोलते हैं, यानी कि महत्तम समप्रवर्तक। ठीक है, और एलसीएम लघुत्तम समप्रवर्ती। ठीक है, एलसीएम क्या होता है और में से क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है? यानी कि हमारे पास कुछ संख्या दी हुई है, उन संख्याओं में ऐसी कॉमन संख्या जो सबसे बड़ी है, ऐसी कॉमन संख्या जो उन संख्याओं में सब जाएंगी। पाँच या सात हमारे पास संख्या दी हुई, 3 4 5 जो भी है, उनमें से कॉमन संख्या जो सबसे बड़ी है, ठीक है, वह संख्या कौन सी कहलाएगी? वो हमारी होती है लैसे। और सबसे छोटी वो में से होती है। और जो सबसे छोट और जो सभी और वह संख्या जिसमें सभी संख्याओं में भाग चला जाता है, वह एक ऐसी संख्या होगी उनमें से जो कि उनमें जो जिस संख्या में सभी संख्याओं को भाग चला जाए, ठीक है, वो हो गया हमारा कौन सा? एलसीएम। वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जिस संख्या में सभी संख्याओं को भाग चला जाए, तो वह कौन सी होगी? एलसीएम। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जिन संख्याओं से कॉमन लिया जाए, तो वह क्या कहलाएगी? हमारी मैस या एचसीएफ। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास एक सवाल दिया गया है, कौन सा? यानी कि 66, 75, 130 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो सवाल यहाँ सॉल्व करते हैं हम। ठीक, क्या लिखा हुआ है इसमें? 66, 75, 130। इस संख्याओं का हमें एलसीएम, देखो एलसीएम हम दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एक एक संख्या को लेके उसका गुणनखंड करके। ठीक है, दूसरा हम सीधे तरीके से कर सकते हैं। सीधे तरीके से कैसे करेंगे? ऐसे सभी संख्या को एक साथ लेके, तो सभी संख्या को साथ लेंगे। अब इसका हमें इसको सॉल्व करने का हमें क्या तरीका है कि अब देखो एक एक संख्या में हमने अभाज्य संख्याओं का क्या देना है? इसमें भाग देना है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो। दो से दो एक सम संख्या भी है, अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, और बाकी सभी विषम संख्या है जो कि अभाज्य है। दो, तीन। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है? जिनमें किसी संख्या का भाग ना जाए, सिर्फ अपने अलावा एक का चला जाएगा और अपने अलावा दो, दो के अलावा यानी अपना चला जाएगा और एक एक का चला जाएगा। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाएगा, वह संख्या क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या, जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। ठीक है, तो अब अभाज्य संख्याओं का इसमें क्या देना है? भाग देना है। तो सबसे पहले छोटी से छोटी से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी हमारे पास अभाज्य संख्या है? कौन सी है? दो है। कौन सी है? दो है। ठीक है, तो दो का इसमें भाग दो, दो का चला जाएगा। दो का जो नियम होता है वो क्या होता है कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 संख्याएं आई, तो उस संख्या में कितने का भाग चला जाएगा? दो का भाग चला जाएगा। अब इसमें लिखा है 66, 75 और 130। ठीक है, अब इसमें कोई सी एक संख्या होगी, एक भी संख्या होगी, तब भी इसमें दो का ही भाग हम देंगे। ठीक है, शुरुआत हम दो से करेंगे, छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं इस विधि में। ठीक है, तो देखो पहला 66 है, तो 66 में देखो 0, 2, 4, 6 आ गया। 6 आ गया तो इसका मतलब 66 में ही दो का भाग चला जाएगा। और संख्याओं को चेक करो या ना करो, लेकिन शुरुआत से। ठीक है, 2 5 में 2, 33 बार जाएगा, इसमें चला जाएगा। देखो 2 का 75 में, यानी कि लास्ट संख्या में क्या आना चाहिए? जो 5 अंक आना चाहिए। 5 की जगह पे क्या आना चाहिए यहाँ पर? 0, 2, 4, 6, 8 नहीं, तो इसमें नहीं आएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे 75। ये क्या है? 130। 130 में चला जाएगा, क्योंकि इसका जो नियम क्या क्या कहता है? दो का अभाज्य संख्या गुणनखंड का नियम क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड का, कि संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होने चाहिए। लेकिन इसमें 0 दे रखा है, तो इसीलिए इसका मतलब दो का भाग इसमें चला जाएगा। दो का भाग हम इसमें देंगे 130 में, तो दो का भाग देंगे तो कितना होता है? 65। ठीक है, 65 दूनी 130। अब बताओ कोई संख्या ऐसी है इनमें जब दो का भाग जा रहा हो इसमें?
दो का नियम क्या कहता है, दो का नियम क्या कहता है हमारा, दो का नियम क्या कहता है हमारा, दो का नियम क्या कहता है, दो का नियम ये कहता है कि संख्या के लास्ट में क्या हो, 0 2 4 6 8 हो। तो 33 में 0 2 4 6 8 है, नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तब हम क्या करेंगे, अगली संख्या चेंज कर देंगे। तो अगली संख्या, हमारी संख्या कौन सी होगी, दो के बाद में तीन, कौन सी होगी, तीन। तो तीन का इसमें भाग देके देखेंगे, तीन का चला जाएगा नहीं। तीन का नियम क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग, यानी कोई संख्या की जो संख्या है उनका योग कितना होना चाहिए, तीन का भाग देना चाहिए। तो देखो 33 में तीन का भाग चला जाएगा, तीन और तीन कितने होते हैं, छः। तीन और तीन कितने होते हैं, छः। छः में अगर हम तीन का भाग देंगे चला जाएगा, छः दूनी वो, तीन दूनी छः, इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा 7 5 75। वो 7 और 5 कितने होते हैं, 12। 12 में तीन का भाग चला जाएगा। 5 और 6 कितने होते हैं, 11, इसमें चला जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो 33 में तीन का भाग देंगे 11, 75 में 25, 65 में नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब बताओ, तीन का चार चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा किसी भी संख्या में, क्योंकि ये 2 होता है, ये 7 होता है, ये 11 होता है। अगला कौन सा होता है हमारे, तीन के बाद में कौन सी संख्या है, 5। अब अजय संख्या कौन सी है हमारे पास में, अगली 5 है। ठीक है, तो 5 का भाग, 5 का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंत में क्या होना चाहिए, 5। संख्या लास्ट के अंत में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 5 कौन कौन से, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसका मतलब 5 का भाग इसमें चला जाएगा। 11 में जाएगा नहीं, तो 11 को ऐसे लिख दो। 5 का इसमें भाग देंगे तो 5 में आ जाएगा, ये 13 होगा। ठीक है, अब बताओ फिर इसमें दो का नहीं जाएगा, तीन में जाएगा, 5 का दोबारा चला जाएगा, चाहे चला जाएगा, क्योंकि 5 ही हमारे पास दे रखा है, तो 5 का इसमें देंगे 11 1 और 13। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ इसमें, अब हमारे पास 5 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, एक 7 होती है, कौन सी होती है, 7 होती है, कौन सी होती है, 7। तो 11 में 7 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। 13 में नहीं जाएगा। 7 के बाद कौन सी होती है, 8 होती है, 8 नहीं होती, क्योंकि 8 में 2 का चला जाता है। 9 होती है, 9 नहीं होती, क्योंकि 9 में 3 का चला जाता है। 10 भी नहीं होती, 10 में 2 का और 5 का चला जाता है। तो अगली संख्या कौन सी होगी हमारे पास, 11। कौन सी होगी, 11। अब बताओ 11 का चला जाएगा, 11 का चला जाएगा इसमें एक बार। अब बताओ एक में चला जाएगा, एक में तो छोड़ो, एक आ ही गया, छोड़ो, लास्ट में 13 बचा, तो 13 का 13 का 11 का जाएगा नहीं, तो लास्ट में कौन सी होगी, 13 संख्या। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो इनका हम गुणा करेंगे, किनका, 2 का 3 के, 3 का 5 का, 5 का इससे, इसका इससे, इसका इससे करो गुणा। 2 4 3 वो 2 3 6 6 पंजे 30, 30 पंजे 150, 150 गुणा 11 करो, 150 गुणा 11 कितना आएगा, 150, 150 5 6 1650, 1650 गुणा फिर 13 करो उसमें, 0 13 पंजे 65 हासिल 6, पिचिंग 78 78 और 4 78 और 6 84 हासिल 8 और 13 कम 13 13 और 8 21, 21,450, 21,450। इसका जो एलसीएम आएगा इनका वो कितना आएगा, 21,450। अब ये जो एलसीएम है, अब ये एलसीएम क्या होता है, ये हमारी ऐसी संख्या निकल के आई है कि इन सभी संख्याओं का इसमें भाग चला जाएगा। ये छोटी से छोटी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, छोटी से छोटी संख्या निकली है एलसीएम, जिस संख्या में इन सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा, यह छोटी से छोटी संख्या है। इससे ऊपर इसमें जोड़ेंगे तो इतना ही जोड़ना पड़ेगा, इनका गुणा करके कुछ ऐसे, तब इसमें जोड़ेंगे तभी बड़ी संख्या निकली, लेकिन ये सबसे छोटी संख्या निकली है जिसमें इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा एक साथ। ठीक है, इसका भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा, इसका भी चला जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम समझ में आया। ठीक है, अगला सवाल इसी में दे रखा है कि 425 और 476 का HCF ज्ञात करो। 425 और 476 का HCF ज्ञात करो। 425 और 476 का HCF ज्ञात करो। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो भाग विधि होती है, एक कौन सी होती है, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, इनको अलग अलग करो, इनको अलग अलग करो। ठीक है, गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे, इसको अलग अलग।
दूसरा तरीका कौन सा होगा इसका, भाग विधि से। भाग विधि और सरल है, ठीक है। इसको करेंगे हम गुणनखंड विधि से। गुणनखंड यानी कि इसका अलग लो गुणनखंड और इसका अलग गुणनखंड लेते हैं, ठीक है। इसका अलग गुणनखंड लेंगे तो 425 में बताओ कौन सी संख्या का भाग जाएगा, 2 का चला जाएगा। 2 का नियम क्या कहता है, गुणनखंड करेंगे जब इसके, गुणनखंड का मतलब होता है यानी कि ऐसे छोटे छोटे खंड जिनका गुणा पूरा गुणनफल इतना है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे छोटे छोटे गुणन करेंगे इसके जो जिनका गुणा टोटल कितना आएगा, 425 और 476 आएगा, अलग अलग, ठीक है। अब करो देखो पहला नियम क्या कहता है हमारा, कौन सा, गुणनखंड का। 2 का भाग जाएगा इसमें, नहीं जाएगा, क्यों, लास्ट में क्या है 5, होना क्या चाहिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या है 5, 2 का नहीं जाएगा। अब 3 का देंगे हम, 3 का, तो 3 के देने के लिए हमें क्या चाहिए इसमें, अब 3 के देने के लिए हमें क्या चाहिए इसमें, तो 3 के देने के लिए हमें क्या चाहिए इसमें, 3 के लिए चाहिए कि सभी संख्याओं क्या करेंगे इसमें, योग, क्या करेंगे इसमें, योग करेंगे, ठीक है। तो देखो 5 और 2 7 7 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 का भी नहीं जाएगा। 5 का नियम, अब 4 का तो होता नहीं, 4 अभाज्य संख्या होती नहीं, अब क्या होती है इसमें 5, तो 5 का इसमें जवाब देंगे, तो 5 का नियम क्या कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए 5, ठीक है। लास्ट में 5 है हमारे पास में, तो इसका मतलब इसका भाग चला जाएगा, तो 2 में भाग 52, 40 2 85, ठीक है। अब बताओ लास्ट में फिर 5 आ गया, तो इसका मतलब फिर भी 5 में जाएगा भाग, 17 5 85, ठीक है। अब क्या गया है 17, तो बताओ 17 गुणनखंड, 17 में किसका भाग जाता है, 1 का 2 का 3 का, कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 17 ही क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या है, 17 ही क्या है हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसीलिए 17 का इसमें क्या जाएगा भाग, ठीक है। तो 17 का जब इसमें भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, तो इसके गुणनखंड क्या आ गए हमारे 425 गुणनखंड क्या आ गए 5 गुणा 5 गुणा 17, ठीक है। अब गुणा कर लो, 55 25 17 5 85, 85 गुणा 5 करेंगे 425, यानी कि गुणनखंड का मतलब होता है इसको छोटे छोटे संख्या में तोड़ेंगे, अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे और उनका गुणन करेंगे, तो क्या आना चाहिए वो संख्या आनी चाहिए, तो ये क्या होता है हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब 476 का करो, 476 में देखो सबसे पहले 2 का देंगे, 2 का चला जाएगा नहीं जाएगा, चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 6, 0 2 4 6 आए तो 2 का भाग चला जाता है, तो 2 का इसमें 2 2 3 8 238, ठीक। अब 2 का फिर चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया 8 1 1 9 119। अब बताओ 119 में किसका भाग चला जाता है, 1 का चला जाएगा, 2 का 3 का जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। 13 का नहीं जाएगा, 13 13 13 नंबर 117 होते हैं, 13 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें किसका जाएगा भाग 17, किसमें जाएगा 9, इसमें कितने का भाग जाएगा 7 का, किसका चला जाएगा 7 का भाग चला जाएगा। 7 का कैसे भाग, 7 का भाग कैसे चला जाएगा इसमें, देखो 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 119 में 7 का भाग देंगे, देखो 7 एकम 7 4 49 7, हालांकि इनके नियम होते हैं 17 का 7 का, क्या क्या नियम होते हैं वो भी, लेकिन इसमें वो नियम नहीं लगेगा, ठीक है। वो नियम 17 7 का अलग होता है नियम, 11 का होता है, 13 का होता है, 17 का होता है, 19 का होता है, 23 का होता है, ठीक है, 29 का 31 का, इनके सबके अलग अलग नियम है। लेकिन अब यह 119 में कोई नियम लगेगा नहीं, अगर बड़ी संख्या होती तो हम साथ में इसका भाग देके देख लेते, यानी कि इसका नियम क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 707, ठीक है, मैंने क्या लिखा 7 का नियम बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें मैंने क्या लिखा 7 का 707 लिख दिया। अब बताओ इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ऐसे चेक करने के लिए 707 में 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट की संख्या है ये क्या है 7, ये क्या है 7 है, तो 7 को क्या करो दुगना, कितना आ जाएगा 14, अब 14 को जो बची संख्या है इससे घटा दो 6 और 5, अब बताओ 7 में इसका भाग चला जाएगा 56 में, 7 8 56 चला जाएगा, तो इसमें भी भाग चला जाएगा, ठीक है, ये होता है इसका नियम। हालांकि हर चीज के अलग अलग नियम है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बचा, 7 का इसमें भाग देंगे, 7 एकम 7 और 7 7 49, ठीक है, 17 का इसमें देंगे 1। अब इसके गुणनखंड जो भी हुए उनको क्या करेंगे हम इसको उतार लेंगे, तो 2
यानी कि 476 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 17। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, मैसा या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, हम मैसा या एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इनमें से क्या लेते हैं हम, कॉमन। तो बताओ ऐसी वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि एक संख्या आएगी इसमें से कौन सी, जो कि इन दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो बताओ 5 इसमें मिल रहा कोई नहीं है, ठीक है, 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं है, लेकिन कौन सी संख्या 17 इसमें भी हो, 17 इसमें भी है, दोनों में होनी चाहिए थी। अगर दो इस यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होता, तो इनको आपस में गुणा करके हम इसको लिख देते। तो यहाँ से कौन सी संख्या आएगी, 17। ठीक है, तो कौन सी संख्या आएगी यहाँ से, ये 17। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ बराबर 17। ठीक है, ये सवाल समझ में आया। जब 4-5 सवाल करोगे ना लगातार, तो ये सब सवाल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, रोज कराने हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है। वही क्या है, एलसीएम। एलसीएम लेना है इसका। एलसीएम कैसे लेना है इसका, क्यों, क्योंकि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, मैंने क्या कहा था, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें हर संख्या का भाग चला जाए। तो यही तो पूछ रहा, वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जो 1 से और 10 तक की संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य, यानी कि 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं उनका उसमें भाग चला जाए। ठीक है, वह कौन सी संख्या है, तो सीधी सी बात है, क्या निकालेंगे हम उसका, एलसीएम। तो एलसीएम निकालो 1 से 10 तक की संख्या होगा, 1 2 3 5 6 7 8 और 10 निकालो। देखो सबसे पहले 2 का तो चला ही जाएगा इसमें, 1 1 3 4 में 2 का 2 बार, 5 3 7 4 9 और 5। ठीक है, फिर भी 2 का चला जाएगा इसमें, 2 2 का, 1 1 3 इसमें 1 बार, 5 3 7 2 9 और 5। ठीक है, अब इसमें क्या है, फिर भी 2 का जाएगा, क्योंकि 2 बची हमारे पास संख्या। 1 को ऐसे ले लेंगे, 1 1 1 5 3 7 1 9 और 5। ठीक है, अब हमारे पास फिर 2 का चला जाएगा क्या इसमें, नहीं जाएगा, क्यों, कोई संख्या ऐसी बची नहीं जिसको 2 का भाग चला जाए। अब कौन सी संख्या हमारे पास, 2 से आगे कौन सी संख्या लेंगे एलसीएम, तीसरी। कौन सी लेंगे, 3। 3 में देखो 3 यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा और यहाँ भी चला जाएगा। ठीक है, तो 3 का 2 1 1 1 1 5 1 7 1 3 का 9 में 3 आ जाएगा और 5। अब 2 इसमें फिर 3 का चला जाएगा, 3 यहाँ बचा हुआ है, 1 1 1 1 5 7 1 1 3 में 3 का 1 बार, 5। अब 5 का 5 का बार 2 1 1 1 1 1 7 1 1 और 1। ठीक है, अब बचा कितना हमारे पास, 7 का, तो 7 में ये चला जाएगा। अब इनका गुणनखंड कर लो, इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 ती 24 24 ती 72 72 पंजे कितने होते हैं, 360 360 गुणा 7 360 गुणा 7, तो 0 6 सत्ते 42 80 4 7 21 और 4 25 2520। यानी कि हमारे पास एक ऐसी संख्या आई जो सबसे छोटी है, कौन सी, 2520, जिसमें जिसमें कि 1 का भाग चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 10 का, सभी संख्याओं का भाग चला जाएगा, किसमें, 2520 में। यह एक ऐसी संख्या है। ठीक है, सवाल को समझ में आएगा। 2 इसमें क्या कहा है, वह कौन सी छोटी छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की संख्याओं में पूर्णतः विभाज्य है। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या हमने ज्ञात करी है जिसमें
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का भाग चला जाता है। ठीक है, तो कौन सी संख्या मिली हमारी वो 2520। चलो अगला सवाल। Twinkle twinkle little देखो अगला सवाल, प्रथम 5 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, प्रथम 5 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, ये औसत से आया है सवाल। ठीक है, एक प्रश्नावली आपकी औसत दी हुई है, उसका सवाल। औसत क्या होता है, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्या होता है, औसत बराबर, ठीक है, औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज। तो ये क्या होता है, राशियों की संख्या का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। ठीक है, औसत का मान, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का, राशियों के संख्याओं के योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो इसको देखो सवाल ये क्या, समांतर माध्य, माध्य का मतलब क्या होता है, औसत ही होता है। माध्य का मतलब क्या होता है, औसत, इसको हम माध्य भी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखो माध्य का मतलब होता है बीच की संख्या, जिससे नीचे वाली संख्या और ऊपर वाली संख्याओं के बीच की जो संख्या होती है वो क्या होती है, हमारी माध्य। ठीक है, वो क्या होती है, हमारी माध्य होती है। जैसे प्रथम 5 संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, प्रथम 5 संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम 5 संख्या कौन कौन सी होंगी, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 और 5, ये क्या हमारे पास प्रथम 5 संख्या हो गई। अब मैंने क्या कहा कि इनके बीच की संख्या क्या कहलाती है, माध्य। इनके बीच की संख्या क्या कहलाती है, माध्य। तो बीच की संख्या कौन सी हो गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो तीसरे नंबर की हो गई। तो इनका जो माध्य होगा वो कितना होगा, 3। इनका माध्य कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, अब इसको अगर हम इससे याद करते हैं तो कैसे, राशियों की संख्या का योग, तो राशियों की संख्या क्या होगा, राशि 3 4 5 हमारे पास। तो इन संख्या को क्या करेंगे, हम योग कर दो। ठीक है, जब हम इनका योग करेंगे तो देखो 4 और 5 कितना आएगा, 9, 9 और 3 कितना आएगा, 12, 12 और 1 12 और 2 14 और 1 15, तो टोटल कितना आ गया, 15। लेकिन राशियों की संख्या कितनी हमारे पास, 5, तो 5 का जब उसमें भाग दें जो कितना आएगा, टोटल के 3। ठीक है, यानी कि बीच की संख्या का योग क्या कहलाता है, माध्य। बीच की संख्या का, बीच की संख्या का मान क्या कहलाता है, माध्य। ठीक है, अब बात आती है हमारी, ये तो हमारा हो गया प्रथम 5 संख्या का समांतर माध्य। तो प्रथम 5 संख्या ये हो गई, इनका अगर ऐसे करो तो ठीक है, नहीं तो लिख के सीधा भी निकल सकते हैं, 5 6 संख्या होगा तो। लेकिन जब ज्यादा संख्या हो जाती है तो संख्या को जोड़ के और जितनी संख्या दी हुई है उनका क्या कर देते हैं उसमें भाग। ठीक है, अब देखो इसमें एक सवाल और जोड़ दिया मैंने कि प्रथम अभाज्य संख्याओं का और प्रथम विषम संख्याओं का, प्रथम विषम संख्या और प्रथम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, प्रथम हमारे पास पहली प्रथम अभाज्य संख्या 2 है, दूसरी कौन सी हमारे पास अभाज्य संख्या 3, तीसरी कौन सी हुई 5, चौथी कौन सी हुई 7, पांचवी कौन सी हुई 9, 9 में 3 तो आ चला तो 9 तो नहीं, तो कौन सी होगी 11, कौन सी होगी 11। तो इस संख्याओं का क्या होगा, प्रथम इन संख्याओं को क्या करना होगा, समांतर माध्य। तो माध्य कैसे करेंगे, इन संख्याओं को क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे सब। टोटल संख्या कितनी है 5, राशियों की संख्या का योग यानी एक एक राशि ली, 2 3 2 और 3 कितने 5 5 और 5 10 10 और 7 17 और 11 28, 28 बटे 5 तो 25 5.6 कितना उत्तर आ गया इसका, 5.6। किसका, अभाज्य, प्रथम अभाज्य संख्याओं का, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का। अब बात है प्रथम 5 विषम संख्याओं का। तो प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सी होगी, 1, ठीक है, फिर 3 5 7 और यहाँ प्रथम 5 अभाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या दूसरा विषम संख्या हो गई। प्रथम कौन सी हो गई, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या कितनी है 5 है, टोटल कितनी हमारे पास 5, 5 का इसमें भाग दे देंगे सभी संख्याओं को जोड़ के, यानी राशि संख्या का योग, योग का मतलब क्या होगा, जोड़। 1 3 कितने होते हैं 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 25 कितने होते हैं 25 बटे 5, इसको काटो, पचम 25, 5 और घटा। अब देखो
क्या कहा था उसमें मैंने, मध्य संख्या, यानी कि मध्य की जो संख्या है वो क्या होती है इसकी औसत यानी माध्य। तो दो संख्या इधर से छोड़े, दो से बीच की संख्या 5 है, तो 5 क्या है इसका माध्य। ठीक है, 5 क्या है इसका माध्य। राशियों की संख्या का योग बटे राशियों की संख्या। थोड़ा लेवल से कल दूसरा सवाल होगा इसका। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है, प्रथम 20 सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। प्रथम 20 संख्याओं का समांतर माध्य, प्रथम 20 सम प्रथम 20 सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास कोई ऐसी चीज दे दी जाए कि प्रथम 20 सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे हम, देखो प्रथम 20 सम संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य का मतलब होता है बीच की संख्या, यानी कि इतनी संख्या इधर है और इतनी संख्या इधर है, तो बीच की संख्या क्या होगी हमारे पास समांतर माध्य। अब देखो प्रथम 20 सम संख्याओं का समांतर माध्य। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर कोई संख्या हमारे पास विषम दी हुई है, क्या दी हुई है, प्रथम n विषम संख्याओं का n विषम संख्याओं का माध्य, तो वो क्या होता है n, वो क्या होता है n। अब दूसरा आता है हमारे पास प्रथम n सम संख्याओं का माध्य, सम संख्याओं का माध्य, वो कितना होता है हमारे पास n+1। ये थोड़ा ध्यान रखो। ठीक है, जल्दी सवाल जाएंगे। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो काफी टाइम लगेगा। 20 संख्या लिखो इसमें, 10 इधर 10 इधर। ठीक है, 20 संख्या जोड़ो उनको, उससे बढ़िया है ये याद हो प्रथम n विषम संख्या में जो माध्य होता है कितना होता है n ही। यानी कि मैं बोल देता आपको कि प्रथम n विषम संख्या हो, वो प्रथम 20 विषम संख्याओं का समांतर माध्य, तो कितना होता, प्रथम n मतलब जो संख्या दी हुई है वही, तो 20 ही होता। अगर इसमें दिया हुआ है प्रथम n सम संख्याओं का समांतर माध्य, तो n बराबर क्या है हमारे पास 20 है, तो प्रथम n सम संख्याओं का माध्य कितना है n+1, तो n का मान कितना है 20 प्लस 1 है इसमें तो 21, कितना आएगा इसका उत्तर 21। सीधा सा ध्यान रखो इसको, प्रथम n विषम संख्याओं का जो माध्य हो कितना होगा n, प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य n, प्रथम n सम संख्याओं का माध्य n+1, n+1। ठीक है, उदाहरण देखिए भी समझा सकता हूँ तुम्हें। जैसे हमने ले ली प्रथम 5 n विषम संख्या 2 4 6 8 और 10, ये क्या हमारी n सम संख्या, ये क्या है हमारी n सम संख्या है। ठीक है, n सम संख्या है, ये उदाहरण देता हूँ। ठीक है, n सम संख्या प्रथम n सम संख्या कितनी है 5, कितनी 5, तो इनका क्या होगा विषम, तो इनका वो क्या होगा माध्य, तो प्रथम n सम संख्या होगा, ये सम संख्या 2 4 6 8 10, तो प्रथम n कितनी संख्या है 5 संख्या ही तो है, 3 4 5 5 संख्या ही तो है। ठीक है, प्रथम तो n+1 यानी कि 5 + 1 = 6, इसका क्या होगा 6 होगा, नहीं तो जोड़ के करो उसको, करेंगे कैसे भाई सूत्र से, 10 और 8 18, 18 से 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, टोटल सम संख्या कितनी है 5, तो 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 होता है। ठीक है, ये सवाल हुआ समझ में। ऐसे ही अगर ये विषम संख्या होती, ऐसे क्या होती है विषम संख्या होती, ऐसे क्या होती है विषम संख्या, तो विषम संख्या ने प्रथम n विषम संख्या, प्रथम 5 विषम संख्या, 1 3 5 7 9, ये हमारा क्या होगी n, यानी कि 5 विषम संख्या, तो 5 विषम संख्या आ गई। ठीक है, तो इनको जोड़ो। ठीक है, 9 और 7 16, 16 5 21, 21 और 3 कितने होते हैं हमारे पास 24, 24 होते 25, यानी कि 25 होते 5
बराबर 5। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि मध्य की जो संख्या है वो क्या होती है, औसत। तो दो संख्या 5 है तो बीच की संख्या कौन सी है, 5 ही तो है। ये क्या होगा भाई, औसत। ये क्या होगा हमारा, माध्य आ गया। अब हम इस नियम से चलते हैं। देखो प्रथम n विषम संख्या, तो विषम संख्या 1 से लेकर प्रथम n 1 से चालू होगी। तो ये क्या होगा, विषम संख्या 1 3 5 और 7 और 9। ये क्या होगा भाई, विषम संख्या। तो n का माध्य कितना होगा, n। तो n कितनी संख्या, n का मतलब ये कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है, कितनी संख्या, 1 2 3 4 और 5। तो 5 ही तो 5 क्या होगा इसका माध्य, यही इसका औसत है, यही इसका क्या है, औसत है। ठीक है, चलो अगला सवाल। 7 लगातार विषम संख्याओं का समांतर माध्य 25 है, तो आरोही क्रम में दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, 7 लगातार विषम संख्याओं का, 7 लगातार विषम संख्याओं का माध्य, माध्य का मतलब मैंने क्या बताया था, बीच की संख्या। ठीक है, तो इसमें क्या क्या, 7 लगातार विषम संख्याओं का समांतर माध्य। समांतर माध्य कितना होगा, माध्य मतलब औसत। कितना है इसका, 25 है। कितना है इसका, 25 है। कितना है इसका, 25 है। ठीक है, कितना, 25 है। इसमें क्या क्या, 7 लगातार विषम, तो यानी कि बीच की संख्या कितनी है, 7 है। ठीक है, वो टोटल संख्या कितनी है, 7 है, तो बीच की संख्या कितनी है, 25 है। तो 3 इधर होंगी, 3 उधर होंगी, जब 7 होंगी। एक संख्या यहाँ होगी, एक यहाँ होगी, एक यहाँ होगी। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या कहा है उसमें, 3 7 लगातार विषम संख्याओं का समांतर माध्य। तो विषम संख्या देखो 25 एक खुद विषम संख्या है, लेकिन 7 कैसी है, विषम संख्या है। तो 25 से पहले की संख्या कौन सी होगी, विषम ही होगी। तो यहाँ कौन सी आ जाएगी, 23। इससे विषम होगी, यहाँ कौन सी हो जाएगी, 21। यहाँ कौन सी हो जाएगी, ये भी विषम होगी, 27 29 और 31। ये हमारी क्या हुई, संख्या होगी, विषम संख्या। 7 लगातार। अब इनको हम जोड़ेंगे तो सीधा करेंगे, जोड़ के इसका 7 का भाग देंगे तो कितना होता है इसमें, 25। ठीक है, तो 7 लगातार। अब इसमें सवाल क्या हुआ, पूछा है आरोही क्रम में दूसरी संख्या क्या है। आरोही क्रम क्या हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम 19 21 23 25 27 29 और 31। ये क्या हुआ हमारे, बढ़ता हुआ क्रम। ये कौन सा क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ता हुआ क्रम में कौन सी संख्या, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तो दूसरी संख्या कौन सी हो गई, 21। दूसरी संख्या कौन सी हो गई, 21। अगर ये पूछता है कि अवरोही क्रम में दूसरी संख्या, तो अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो घटता हुआ क्रम में 21 पहली संख्या है, दूसरी संख्या कौन सी होगी, 29। ठीक है, अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा, देखो हमने कौन कौन एलसीएम और एचसीएफ से सवाल कर लिए। ठीक है, प्रति सप्ताह मैंने टॉपिक करा रखा है, एक प्ले लिस्ट है छोटी सी। ठीक है, 1 1.5 घंटे की है। उसे देखो पूरी अच्छी तरीके से उसमें कराया, वहां से कोई बाहर सवाल नहीं जाएगा, वही टाइप के क्वेश्चन आएंगे मेरे चैनल पर। दूसरी हमारे पास एलसीएम एचसीएम प्रश्नावली हो गई, औसत हो गई, प्रति सप्ताह मैंने उस पर करा रखी है। तीसरी जो प्रश्नावली हमारी है कौन सी है, लाभ और हानि से सवाल। ठीक है, लाभ और हानि से सवाल। देखो इसमें जो भी पूरी तरीके से तो नहीं कराएंगे इसको, लेकिन सवाल में जो जो टॉपिक आएगा, जो कॉन्सेप्ट होगा, वो बिल्कुल यहीं से आएगा। जो मैं कर रहा हूँ वही सवाल करा रहा हूँ जो आने वाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही सवाल। ये मुझे लग रहा है इनमें से ये दोनों में से एक सवाल। ठीक है, 20 रुपए क्रय मूल्य वाले चाय की पत्ती का विक्रय मूल्य 24 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। 20 रुपए क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, खरीदना। यानी कि चाय की पत्ती की जो खरीद है वो कितनी है, 20 रुपए। क्रय मूल्य कितना है इसका, 20 रुपए है। और चाय की पत्ती का विक्रय मूल्य कितना हुआ है, 24। यानी कि खरीद तो उसने एक दुकानदार ने खरीदा 20 रुपए में और बेचा कितने में, 24 रुपए में बेचा। ठीक है, अब जब ये मतलब 20 से 24 रुपए में जब जा रहा है, यानी कि 20 रुपए में क्या कर रहा है उसको, यार इसमें क्या हो गया, किराया कर रहा है, क्या कर रहा है उसको, किराया कर रहा है कितना, 20 रुपए में। ठीक है, और विक्रय, विक्रय का मतलब होता है बेचना। बी बेचना, कै खरीदना, क्रय खरीदना, ब्रैक विक्रय बेचना। तो कितना, 24 में। सीधी सी बात है, 20 रुपए में कम में खरीदी है और ज्यादा में बेची है, तो क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ कितने का, 4 रुपए का। क्या हुआ, लाभ कितने रुपए का हो गया, 4 रुपए का। ठीक है,
तो अब इसमें क्या पूछा है, या तो उस पर लाभ होगा या हानि होगी, तो लाभ हुआ या हानि, तो सीधी बात है क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने रुपए का, 4 रुपए का। अब लेकिन इसमें क्या हुआ, हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है। प्रतिशत का मैंने टॉपिक कराया उसमें अच्छी तरीके से, ऐसे भी सवाल कराया उसमें, वो बहुत अच्छी तरीके से कराया है। अब इसमें देखो प्रतिशतता, तो इसमें क्या पूछा, लाभ, अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, हानि हुई है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो अब कितना हुआ यहाँ पे, 4 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत क्या होता है हमारे पास, लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा 100 करते हैं, प्रतिशत निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें विक्रय मूल्य कितना दे रखा है इसमें, 24 माइनस 20 बटे 20 गुणा 100। 4 का लाभ हुआ था इस पर, 20 100 5, यानी कि 20% का क्या हुआ, लाभ। ठीक है, किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर उस पर 25% की हानि होती है। किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर, यानी किसी वस्तु का जो 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 मान है वो कितना है, 100% होता है। ठीक है, किसी वस्तु की जो खरीदारी है वो कितनी है, 100% होती है। अब क्या कहा उसमें कि 150 रुपए में बेचने पर उस पर 25% की हानि होती है, यानी कोई भी चीज होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 100%। कितनी होगी, 100%। अगर 100% से ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, उस पर लाभ। लेकिन 100% से कम हो रहा है तो उस पर क्या हो रही है, हानि। उस पर क्या हो रही है, हानि। तो उसमें क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर उस पर 25% की हानि होती है। 25% की, यानी कि जब उसकी वैल्यू 100% है तो 25% की हानि होगी, तो उसकी वैल्यू कितनी बची है, 150 में से 25 को घटाओ, 75%। कितनी बची, 75%। किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर, और 75% में हमने क्या वस्तु बेच दी, खरीदी कितने में, 100% में, लेकिन 25% की हानि देकर उस पर 75% की हमने वो वस्तु बेच दी, मान के। ठीक, मान लो उसको 100% हम सब चीज को मान सकते हैं। अब 25% की हानि होती है, उस पर किसकी हानि होती है, 25% की जब हानि हुई तो 25 को 100 में से घटा देंगे तो 75% निकला। अब 75% क्या हुआ, बेचने का मूल्य है। क्या है, बेचना, जो बेची थी कितने, 75%। अब बेचने का मान इसमें दिया हो, किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर, तो इसका मान और इसका मान बराबर होगा, तो 150% बराबर 150 लिख सकते हैं, क्योंकि 125 रुपये में 150 में बेची है, 150। अब क्या करेंगे, 1% का जब हम मान निकालेंगे तो 1% का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 75 का इसमें भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि 25 वो 75 का इसमें भाग चला जाएगा, जब 1% का मान निकालेंगे तो 75 दूनी कितने होंगे, 150। 1% की वैल्यू कितनी आई, 2। ठीक है, लेकिन क्रय मूल्य कितना है उसके पास, 100% था हमारे पास क्रय मूल्य, तो 100% जब निकालेंगे तो 100 का गुणा इसमें करेंगे यहाँ पे, और 100 का गुणा इसमें करेंगे, तो कितना आएगा, 200। उसकी वैल्यू कितनी आई, 200 रुपये, यानी 200 रुपये में वह खरीदी गई थी। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल ये कहता है, कितने समय में, ये कौन सा हुआ, देखो ये अब आ गया साधारण ब्याज का सवाल। कौन सा आ गया, साधारण ब्याज का सवाल आ गया। कितने समय में 1300 का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन 1650 हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा सवाल आ गया, साधारण ब्याज का। कितने समय में 1300 का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज।
ठीक है। तो इसमें कितने समय में 1300 का 14% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना हो गया 1650। ठीक है, 1650 हो गया। मूलधन समय में 1300, मूलधन कितना है हमारे पास 1300 प्लस ब्याज, ब्याज को निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, ब्याज बराबर 1650 में से 1300 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा 350। ब्याज कितने मिलेंगे हमारे पास 350, ब्याज कितने मिलेंगे हमारे पास 350 रुपए। ठीक है, अब साधारण ब्याज निकालिए इसकी। तो साधारण ब्याज का एक नॉर्मल फॉर्मूला देखो, पी आर टी। पी आर टी क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर पी आर टी। क्या होता है पी आर टी, ये क्या होता है, प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणा रेट दर और टी मतलब समय। ठीक है, तो साधारण ब्याज का मान हमारे पास कितना दे रखा है 350, कितना दे रखा है 350। मूलधन का मान कितना दे रखा है हमारे पास 1300, मूलधन का मान कितना दे रखा है 1300। आर का मान कितना दे रखा है 1400%, 1400% गुणा टी का मान कितना दे रखा है, टी का मान हमें निकालना है कितने समय में, यानी कितने समय में आएगा, यानी कि टाइम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो टी का मान हमें निकालना है। ठीक है, अब सॉल्व करो। 350 बराबर 1300 गुणा 14, ये जो परसेंट है इस परसेंट को हम हटाएंगे यहाँ से, तो 14 में किसका भाग दे देंगे 100 का, किसका भाग दे देंगे 100 का गुणा। ठीक है, जब परसेंट को यहाँ से हटाएंगे तो किसका भाग लग जाएगा इसमें 100। ठीक है, अगर परसेंट यहाँ हम 100 लिख सकते हैं अगर ऐसे, लेकिन परसेंट में जब हम लिखा है तो 100 का भाग इसमें लग जाता है। ठीक है, पी आर टी बटे 100 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, प्रिंसिपल गुणा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लेकिन जब दर होती है वो 100% पे होती है, तो इसलिए पी आर टी लिखते हैं इसको। अब देखो सॉल्व करो इसको, एक जीरो से जीरो ये काट दिया है। ठीक है, अब 2 से इसको काटो 7 बार, ये 5 बार, 5 से इसको काटो कितनी बार कटेगा ये, 5 से 1300 काटेंगे हम, 5 दूनी 10। ठीक है, 3 5 26 260 बार, कितनी बार काटा 260 बार। ठीक है, इसको काटो, एक जीरो से एक जीरो ये कट गई, तो ये कितना हो जाएगा 35 बटे 26, ऊपर से संख्या इधर आएगी तो भाग नीचे 26 हो जाएगा, नीचे क्या है 7, नीचे क्या है 7। काटो इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 के स्क्वायर में 5 बार। ठीक है, 5 बार काटा, देखो एक जीरो से एक जीरो ये काट दी। ठीक है, यहाँ 10 बचा 5, 5 से 2 26, ये 26 ही बचेगा यार, 350 26 ऐसे आएगा ये। ठीक है, 50 बार, अब 26 बटे कितना आ गया 50 बटे 26, 26 से काटो इसको 25 बटे 13, यानी कि कितना आ जाएगा 13, यानी 13 एकम 13, 12 बचे 12 बटे 12 13, ये उत्तर इसका आ जाएगा। टाइम कितना लगा, एक सही 12 बटे 13, यानी कि 1 साल 12 बटे 13, ये क्या लगा इसका टाइम, समय लगा इसको इतने रुपए बन गए। ठीक है, अगले सवाल देखो, वर्ग अनुपात और समानुपात से ये सवाल है। समानुपात और अनुपात का एक छोटा सा सवाल क्या, इसकी थोड़ी सी बेसिक थ्योरी है बस, और कुछ नहीं। देखो इनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। वर्ग अनुपात क्या होता है, वर्ग मूलानुपात क्या होता है, और घन अनुपात क्या होता है, घन मूलानुपात क्या होता है, विलोम अनुपात, मिश्र अनुपात, अनुपात का सरलतम। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी बात आती है कौन सी चीज की,
कि वर्ग अनुपात क्या होता है। वर्ग अनुपात, अनुपात का एक चिन्ह होता है, उसे हम कैसे लिखते हैं, डॉट लगा के। अनुपात का मतलब होता है कि दो संख्याओं के मध्य में तुलना, ठीक है, दो संख्याओं के मध्य में क्या की जाती है, तुलना की जाती है। यानी कि जैसे मैं लिख दूं 2:3, तो इन दोनों के मध्य क्या है, तुलना। तुलना कैसे हुई कि इनको बराबर रखना है, यानी कि इसमें हम किसी भी चीज को गुणा करेंगे तो इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी एक चीज को भाग देंगे तो इसमें भी देना पड़ेगा, जब ये दोनों क्या रहेंगी, अनुपात में रहेंगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 2:3, ये क्या हो गया हमारा अनुपात एक अनुपात हो गया, ठीक है। 2:2, पहली संख्या x मानो, दूसरी y, इन दोनों की संख्याओं के मध्य में क्या हो गया, इनका तुलना हो गया, ठीक है। अब इसी से हम देखते हैं कि वर्ग अनुपात क्या होता है। तो वर्ग अनुपात का मतलब क्या होगा कि दोनों में एक साथ ही क्या होगा, वर्ग, वर्ग अनुपात। इसका वर्ग क्या होगा, 4:9। तो ये क्या होगा, इसका वर्ग अनुपात, क्या हो गया इसका वर्ग अनुपात। और कोई सी संख्या ले, जैसे 4 और 6 ले लेते हैं, ये 4 और 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम वर्ग अनुपात करेंगे तो कितना आएगा, 16:25, 16:25। ये क्या हो गया, वर्ग अनुपात। दूसरा जो शब्द आता है वो था वर्गमूल अनुपात। पूछ सकता है आपसे कि ऐसा देगा 16:25 का वर्गमूल अनुपात बताओ। तो वर्गमूल अनुपात का मतलब क्या हो गया, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, वर्गमूल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वर्गमूल, वर्गमूल अनुपात, वर्गमूल अनुपात। तो ये कैसे लिखेंगे इसको, 16 और 25। अब इनका अगर वर्गमूल में पता है तो वो लिख दो। 16 का क्या होता है 4, 5 का क्या होता है, ये क्या हो गया इसका वर्गमूल अनुपात, ठीक है। अगला जो हमारा शब्द है वो कौन सा है, घन, घन अनुपात, घन अनुपात। यानी कि वही 2:3 में कोई संख्या ली, इसका क्या होगा, घन कर लो इसका घन करेंगे तो कितना आएगा 8, इसका करेंगे तो कितना है 27। तो ये क्या होगा 2:3 का घन अनुपात, क्या हो गया, घन अनुपात। दूसरा आता है, अगला आता है घन मूलानुपात। तो घन मूलानुपात वही घन मूलानुपात, यानी आपको संख्या दी जाएगी जैसे 8, 27 का घन मूलानुपात बताओ। तो घन मूलानुपात बताएंगे तो इन पे क्या कर लगा देंगे, घन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, घन, ये चिन्ह होता है घन का, ठीक है। 3 ऊपर और वर्गमूल का चिन्ह, तो ये क्या होगा घन का, ठीक है। तो 8 का घनमूल कितना हो जाता है, 27 का घनमूल 3। तो ये क्या होगा इसका घन अनुपात, क्या हो गया, घन अनुपात, घनमूल अनुपात, ठीक, क्या हो गया घनमूल अनुपात। अगला है विलोम अनुपात। विलोम अनुपात का मतलब जैसे मैंने कोई संख्या ली 5:6, इसका विलोम अनुपात, इसका विलोम अनुपात। विलोम अनुपात कैसे लिखेंगे, 5:6 है तो इसका उल्टा कर दो 6:5। 7:5 का विलोम 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 अनुपात 5:7। ये क्या होगा इसका विलोम अनुपात। एक है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात कैसे लिखते हैं, जैसे हमारे पास 2-3 संख्या है, 2-3 अनुपात दिए गए हैं, कौन कौन से, जैसे 3:2, 4:5, 5:7, इनका मिश्र अनुपात ज्ञात करो। तो मिश्र अनुपात ज्ञात करने के लिए इनका क्या करते हैं, गुणा, यानी कि 3 × 4 5, 3 × 4 से इससे अनुपात लगा के 2 × 5 × 7, तो 4 3 4 या 12, 12 60 अनुपात, ये कितना आ गया 5 5 10 10 और 7 5 10 5 क्या आया 10 10 6:7। ये क्या आ गया इसका, ये क्या आ गया इसका मिश्र अनुपात, ठीक है। मिश्र अनुपात समझ में आया। अगला जो हमारा आता है अनुपात का सरलतम रूप। अनुपात का सरलतम रूप, तो अनुपात का सरलतम रूप मैं बेसिकली यहाँ बता चुका हूँ। जैसे कि 60:17 है इसका, तो इसका कैसा है, यानी कि 1 0 से 1 0 से कट जाएगी, यानी कि वह न्यूनतम जिसमें और किस संख्या का भाग ना जा पाए, यानी लास्ट जो संख्या रह जाए वो हमारी क्या कहलाती है, सरलतम रूप। जैसे मैं 36:14 है, ठीक है। 2 को भाग इसमें जा रहा है, 2 का इसमें जा रहा है, तो 18। तो ये क्या हो गया हमारा सरलतम रूप। जैसे लिख देता हूँ 15:18, इसमें 3 का भाग जा रहा है तो 5, इसमें 3 का भाग जा रहा है तो 6, ये क्या होगा 5:5। ये क्या आ गया हमारा अनुपात का सरलतम रूप, ठीक है। यहाँ से छोटा क्वेश्चन एक बन जाता है कभी कभी।
साझेदारी से सवाल। कौन सा सवाल आ गया? साझेदारी से। साझेदारी से सवाल कौन सा आ गया? दो साझेदार है। साझेदार का मतलब हो गया यानी कोई व्यवसाय करेंगे दोनों, ठीक है, व्यवसाय यानी व्यापार धंधा खोलेंगे कोई, तो वो दोनों आधे आधे पैसे लगाएंगे। कोई कितना पैसा लगाएगा, कोई कितना पैसा लगाएगा। जितना वो पैसे लगाएंगे उतना ही उनको क्या होता है? लाभ होगा। ठीक है, साल के अंत में जब भी उनको लाभ होगा, जितना पैसा लगाएंगे उतने के अनुसार, जैसे किसी ने 10 रुपये लगाए तो 10 रुपये के हिसाब से उसको पैसे मिलेंगे। किसी ने 5 लगाए तो 5 रुपये के हिसाब से पैसे लगेंगे। यानी कि सीधी सी बात है, मैं बोल देता हूँ कि एक तो लगा 10 रुपये, एक लगा रहा 20 रुपये, एक लगा रहा 10 रुपये, एक लगा रहा कितने 20 रुपये। तो यानी इससे आधे रुपये लगाए और इसने क्या लगाया? ये 20 है और ये है। ये ने 10 रुपये लगाए, ये टोटल कितना लगा? 10। लेकिन 30 से जो उन्होंने कमाया कितना कमाया? 40। कितना कमाया? 40 कमाया। ठीक है, जब 40 उन्होंने कमाया तो टोटल जो लाभ हुआ कितना हुआ? 10 का हुआ। तो इसमें जो पैसे बटेंगे वो किस अनुपात में बचेंगे? 1:2 के में। 0 0 कर देंगे, यानी कि 10 के हिसाब से। यानी इसने इतने आधे रुपये लगाए और इसने डबल पैसे लगाए, तो इसको मिलेंगे 1, इसको मिलेगा 10 में से। ठीक है, तो 3 में यानी 10/3 गुणा 2 यानी 6.67 रुपये मिलेंगे इसको, और 3.33 रुपये मिलेंगे इसको। ठीक है, तो सवाल के हिसाब से करेंगे आगे हम। सवाल, दो साझेदार ए व बी क्रमशः 42,000 और 56,000 निवेश करके व्यापार शुरू करते हैं। एक वर्ष बाद यदि कुल लाभ 8400 हुआ तो ए व बी के बीच लाभ के हिस्से बताओ। ठीक है, दो हमारे पास साझेदार हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। एक का नाम क्या है? ए, एक का नाम क्या है? बी। ठीक है, एक का नाम क्या है? ए और एक का नाम क्या है? बी। तो ए ने पैसे कितने लगाए? 42,000, और बी ने कितने लगाए? 56,000। अनुपात क्यों लगाते हैं? दो 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 राशियों के बीच में तुलना करने के लिए। तब इनकी हम तुलना करेंगे तो ए की तुलना और बी की तुलना, यानी कि इससे इतने ज्यादा कितने पैसे लगाए, तो उसकी तुलना के लिए हमने क्या किया? इसमें अनुपात लगा दिया, ये बताया थोड़ी देर पहले। अब इसमें तो अनुपात लगा दो। ठीक है, अनुपात लगाने का मतलब हो गया कि इसको बिल्कुल सरल कर लो। सरलतम रूप बताया। सरलतम रूप क्या होता है? ऐसी संख्या का भाग देते चले जाओ जिसमें वो आगे आपस में किसी भी संख्या का भाग न जाए, वो बराबर, वो अलग अलग संख्याएं हो जाए। ठीक है, देखो जैसे ये 3 0 से 3 0 कटी जाएंगे भाई। ठीक है, ये 42 में कितने का भाग जाता है? 2 का जाएगा, 21, इसमें 2 का जाएगा तो 28। ठीक है, 3 का चला जाएगा, नहीं जाएगा, दोनों संख्या दोनों में एक साथ जाना चाहिए भाग। 3 का, 4 का, 5 का नहीं जाएगा, 6 का, इसमें 7 का जाएगा। कितना? 7 या 21, 28। यानी कि दोनों में जो पैसे लगाए वो कितने लगाए? एक ने 3 लगाए और बी ने कितने लगाए? 4। तो टोटल जो हमारे पास पैसे कितने हैं? 7। एक व्यापार में सबसे सरल तुम छोटे रूप में सवाल को कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 7, 3 रुपये ए ने लगाए और बी ने कितने लगाए? 4। तो टोटल जो पैसे लगे हमारे कितने लगे? 7। टोटल कितने लगे? 7 लगे। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? अब जितने हमारे पास पैसे लगेंगे उतना ही तो हमें लाभ होगा, जितना पैसे लगेंगे उतना ही क्या होगा? हमें लाभ। तो 3 और 4 कितना हो गया? 7। तो ये क्या आ गया? हमारा लाभ आ गया। क्या आ गया? लाभ आ गया। तो अब क्या हो रहा है? एक वर्ष बाद कुल लाभ कितने हुए? 8400। तो लाभ कितना आ गया? 8400। तो 7 का मान कितना आ गया हमारे पास में? 8400। तो एक का मान कितना? एक का मान कितना है हमारे पास? 8400। 7 कैसे भाग देंगे? 2, 7 का 7 12, 7 12, 14, 12 7 84, 12 7 84, यानी कि 1200 रुपये। ठीक है, 12 7 84, 1200 रुपये। एक का मान कितना आ गया? 1200। ठीक है, लेकिन अब क्या बोल रहा है? ये आपका क्या आ गया? लाभ। जितना पैसा वो लगाएंगे उतना ही क्या निकलेगा? इनका लाभ। तो 3 का लाभ ये आ गया, 4 का लाभ ये आ गया, 3 का लाभ तो ये आ गया, 4 वो एक का लाभ तो ये आ गया 3, और बी का लाभ कितना आ गया? 4। ठीक है, और एक का मान कितना आ गया? 1200। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम? तो ए और बी का लाभ कैसे बनाए? तो ए का लाभ कितना आया? 3, और एक का मान कितना हमारे पास? 1200। तो 1200 गुणा 3 बराबर 3600। लाभ किसको मिला? ए को। 3600 लाभ किसको मिला? ए को। ठीक है, अब बी का मान, बी का अनुपात कितना है? 4। ठीक है, बी का लाभ कितना है? 4 है बी का लाभ।
और एक का लाभ, और एक का मतलब कितना हो, 1200, 1200 गुना बी का लाभ कितना, 4 तो बचा 48, बी का लाभ कितना हुआ 48, और ए का लाभ कितना हुआ 3600, ए का लाभ कितना हुआ 3600, बी को कितना हुआ 4800। ठीक है, और सही समझ में आएगा कल अगली क्लास में। चलो अगला सवाल, यदि 10 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके, ये कार्य समय का सवाल है, ये कौन सा सवाल है, कार्य और समय का सवाल है, कार्य समय का सवाल है। इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा सूत्र है, यानी कि एम डी एच बराबर एम डी एच, नीचे डब्ल्यू नीचे यहाँ डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि पहले करेंगे कार्य और दोबारा हम जब करेंगे कार्य, ये पहले वाला कार्य होगा 1, ये 2। ठीक है, एम मतलब M1 M1 M, ये कार्य, ये दोबारा वाला कार्य है, ये दोबारा पहले वाला कार्य, यानी कि आर, एम का मतलब मैन, डी का मतलब डे, एच का मतलब आवर घंटे, डब्ल्यू का मतलब कार्य। ठीक है, M2 का मतलब मैन या वुमेन, ठीक है, डी का मतलब डे दिन, और एच का मतलब आवर्स यानी कि घंटे, और डब्ल्यू का मतलब कार्य। ठीक है, अब इस सूत्र के हिसाब से सारे सवाल करने हैं, ऐसे जो ऐसा सवाल है वो कैसे, 10 व्यक्ति प्रतिदिन, और जो नहीं दिया है उसे मत लिखना। ठीक है, यानी कि 10 व्यक्ति, एम का मतलब क्या होगा 10 गुणा 10 व्यक्ति प्रतिदिन 12 घंटे, प्रतिदिन कितने घंटे, 12 घंटे कार्य करके 3 दिन में, तो 3 दिन दे दिया, 3 12 घंटे कार्य करके 12 घंटे एच। ठीक है, कार्य करके 20 लकड़ी की पेटी बनाते हैं, तो ये 20 क्या हो गया कार्य, कितना कार्य किया उसने, 20 लकड़ी पेटी बनाने का, 20 लकड़ी पेटी में तो 20 को ले दिया बराबर M2, M2 का मतलब अब दोबारा में 24 व्यक्ति, यानी कि M2 मतलब दोबारा 24 व्यक्ति गुणा प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके, प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करके, तो डी का मान 4 घंटे कार्य करके कितने दिनों में, तो डी का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना, तो डी ऐसे लिख दो डी। ठीक है, कितने घंटे कार्य करके, 4 घंटे कार्य करके, बटे 32 पेटियां बनाते हैं, 32 क्या है हमारे पास कार्य। ठीक है, ये हमारे पास क्या बना है समीकरण, इस डी का मान निकल आया। अब इसको काटा पीटी जो करनी है कर लो, देखो 10 23 को काटेंगे 2 बार, 2 से इसको काटा 6 बार, तो 3 बार, 6 बार काटा, ठीक है 2 3। अब देखो 4 से इसको काटा 8 बार, 8 को इसको काटा 3 बार, यहाँ कितना बचा 3 गुणा 6 बराबर, यहाँ कितना बचा 3 गुणा डी, तो डी बराबर 6 3 18 बटे 3 यानी कि 6 डी। कितने दिनों में ये 32 पेटी बना देंगे, 6 दिनों में, कितने दिनों में बना देंगे 6 दिनों में। ठीक है, नॉर्मल सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ध्यान रखो, एम डी एच बटे डब्ल्यू, एम डी एच बटे डब्ल्यू। ठीक है, अगला सवाल, यदि एक गाड़ी की चाल, अब आ गया समय चाल और दूरी, समय चाल और दूरी, इसका एक सूत्र है, ध्यान रखो, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। ठीक है, ऐसे सवाल, ये बात जरूर ध्यान रखनी, ये क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और देखो दूरी क्या होगी, डिस्टेंस डी, ये क्या होता है इसमें कॉमन। ठीक है, ये क्या होता है इसमें अचर होता है, यानी कि इसका सीधी सी बात है, चलो वो बाद में बताऊँ, वो मैंने प्रतिशत वाले में बता रखी है, एक चीज बढ़ती है दूसरी घटती है, दूसरी घटती है पहली बढ़ती है, तो मतलब कैसे सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी ये दो सवाल, यदि एक गाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल मीटर बटे सेकंड में क्या होगी। ठीक है,
यानी कोई गाड़ी है उसकी चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, ठीक है, प्रति घंटे के हिसाब से। जब किलोमीटर पर आवर से अगर हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो उसमें किसका गुणा करेंगे 5 मीटर पर सेकंड में बदलने हेतु। ठीक है, अगर मीटर पर सेकंड से kmph में बदलने के लिए 18/5 का गुणा, ठीक है, 18/5 गुणा करते हैं। तो अब इसमें क्या दे रखा है 45 मीटर यानी 45 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा है, तो इसको किसमें बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे 45 गुणा 5/18, ठीक है। 3 किसको काटो 45 15, इसको 6 यानी 15 5 75/6 कितना आएगा बाजी 72.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अगर यही होता ये हो जाए 5 मीटर प्रति सेकंड को kmph में बदलो तो कैसे किसका गुणा करते हैं इसमें, तब इसमें 5 गुणा 18/5, 5 से 5 करते हैं 18 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अगर यही होता 125 मीटर प्रति सेकंड तो इसमें किसका गुणा करते हैं 125 गुणा 18/5, 5 से 25 25 का इसमें 25 अट्ठे 200 हासिल 20 और 25 एवं 25 45, ठीक है, यानी 450 मीटर प्रति किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। अब अगर हमारे पास दिया होता 108 किलोमीटर प्रति आवर तो इसको किसमें गुणा करेंगे 5/18 में, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 18 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 30 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। सबसे मेन चीज ध्यान रखिए दूरी है और 4 गुणा समय, इससे सवाल सॉल्व करने वाले हैं अभी, ठीक है। ये तो बदलने की राशियां हो गई, यानी कि मीटर अगर कोई राशि हमारे पास दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे में तो उसमें जो गुणा करेंगे 5/18 का करेंगे, और मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और उसे जब हम बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटे में तब उसमें 18/5 से गुणा करेंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल, एक व्यक्ति यदि एक व्यक्ति 10 सही 1/5 दूरी को 3 घंटे में तय करता है, यानी हमारे पास दूरी कितनी दे रखी है 10 सही, दूरी कितनी दे रखी है 10 सही 1/5 दूरी को कितने घंटे में तय करता है 3 घंटे में तय करता है, कितने घंटे में तय करता है 3 घंटे में तय करता है, ठीक है, 3 घंटे में तय करता है। तो चाल कितनी हुई फिर इसको खोलो 10 × 5 = 51/5 गुणा 3, 5 बराबर 3 गुणा 4, अब 4 बराबर क्या आ जाएगा 51/3, 51/5, इसको गुणा चल जाएगा 3 यानी कि 51/15, ये क्या आ गया हमारी चाल आ गई, ये क्या आ गई हमारी चाल आ गई, ये क्या आ गई हमारी चाल। तो उसके हमारा 5 घंटे में तय की गई दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणा समय, चाल का हमारे पास ये आ गया गुणा 5 घंटे, तो दूरी बराबर कितना चाल कितना हमारे पास आ गई 51/15 गुणा 5 घंटे में, समय कितना हमारे पास 5 दिया हुआ है इसमें 3 यानी कि 17 किलोमीटर, 17 किलोमीटर तय करें। दूरी बराबर कितना है 4 गुणा समय, एक व्यक्ति 10 सही 1/5 दूरी को यानी इतनी दूरी को 3 घंटे में तय करता है, तो उसकी चाल का पता है हमें, चाल का नहीं पता है,
तो हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, उसके द्वारा तय की गई 5 घंटे में दूरी, 5 घंटे में। लेकिन दूरी के लिए हमें क्या चाहिए, दूरी के लिए क्या चाहिए हमें, चाल होना चाहिए, चाल का हमें पता है, तो चाल हम इसी सवाल से निकाल लेंगे ऊपर वाले से। 10/1/5 में 3 का जब भाग देंगे तो कितना उत्तर आएगा, 51/15, ये क्या निकली हमारी चाल। चाल निकली। अब क्या कहा उसने, दूरी, तो दूरी जब हम ज्ञात करेंगे तो चाल कितनी आ गई हमारे पास, 15/51, 51/15 गुणा कितने घंटे में, 5 घंटे में, तो 5 घंटे में तय करेंगे सब। ठीक है।